नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। तीन रेखाखंडों द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो घिरे का मतलब हो गया है कि यह एक बंद आकृति होती है तीन रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखा रखा है। ये एक रेखाखंड तो ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, तीसरा रेखाखंड ये हो गया। और रेखाखंड के बारे में आपने पीछे पढ़ा है कि दो बिंदुओं के मध्य अगर कोई सीधी लाइन होती है तो वह एक रेखाखंड होती है। इसमें कोई तीर का निशान अगल बगल में इसके नहीं होता है, केवल सीधी रेखा होती है। तो देखिए, चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है। ए बी सी, इसका नाम आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने तो क्या है, ऊपर ए लिखा है तो आप यहां भी ए लिख सकते हैं, बी और सी लिख सकते हैं, या फिर यहां से ए शुरू करके बी और सी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए, त्रिभुज के शीर्ष एबीसी है। अब इन तीन रेखाखंडों से जो बंद आकृति बनी है उसे त्रिभुज करते हैं, और कोई दो रेखाखंड जिस एक बिंदु पर मिल रहे हैं वो त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो एक शीर्ष तो हो गया ए, दूसरा शीर्ष बी, और तीसरा शीर्ष हो गया है सी। तो रेखाखंड के साथ तीन शीर्ष इसके अंदर हो गए हैं। अब अपन बात करें त्रिभुज के कोण की, तो इसके अंदर देखो तीन कोणों का निर्माण हो रहा है। कोण एबीसी, कोण बीसीए, कोण बीएसी। तो हम यहां से शुरू करें। जैसे ये एक कोण बन रहा है, हमने देखा है कि कोई भी दो रेखा या रेखाखंड अगर एक ही अंत बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो उनके मध्य एक कोण का निर्माण होता है। तो यहां पर देखो, ये दो रेखाखंड मिल रहे हैं तो यहां एक कोण का निर्माण हो रहा है। ये तो इसको अपन इस तरीके से निरूपित करते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको लिखे कोण ए, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कोण बी ए सी। यहां से शुरू करते हैं बी ए और ये सी, और यह लिख सकते हैं अपन इसको सी ए बी। अपन इधर से भी शुरू कर सकते हैं सी ए बी। तो इस एक ही कोण को तीन तरीके से निरूपित करने के तरीके मैंने आपको यहां पर बताए। अब इन दो बातों पर आप गौर करें। देखिए, जहां कोण ए बन रहा है उसके अंदर हमने इसको बी से शुरू करके सी पर खत्म किया और सी से शुरू करके बी पे खत्म किया। तो दोनों ही स्थितियों में जो जहां कोण का निर्माण हो रहा है वो कोण देखो बीच में आ रहा है। इसलिए जब भी कोण इस तरीके से तीन बिंदुओं के रूप में लिखा हुआ हो, तो अगर बीच में कोई भी जो नाम आ रहा है वो सदैव आपको मानकर चलना है कि यही इस बिंदु पर ही कोण का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से अपन बात करें कोण बी की, तो कोण बी को अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अपन देखो अब ए बी सी या सी बी ए, ए बी सी या सी बी ए, सी बी ए, ये कोण का सिंबल होता है जो मैं लगा रहा हूं इस तरीके से। तो ये देखो, यहां पर भी जो बी बीच में आ रहा है वहां पर क्या है, कोण का निर्माण हो रहा है। अब इसी तरीके से अपन सी के लिए लिख सकते हैं, तो कोण सी या कोण ए सी बी, ए से शुरू करते हैं तो सी और बी, या फिर बी से शुरू करके बी सी ए लिख सकते हैं, तो बी सी ए। तो यहां पर भी देखो सी बीच में आ रहा है, इसका मतलब कोण कहां बन रहा है, बिंदु सी पर या शीर्ष सी पर कोण का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, हमने भुजा देख ली, हमने कोण देख लिए, और हमने शीर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अपन बात करते हैं इसकी भुजाओं के बारे में। तो देखो, ये जो तीन रेखाखंड मिल रहे हैं और बंद आकृति का निर्माण कर रहे हैं, ये तीन रेखाखंड ही इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। अब देखो, इनको क्या क्या नाम दिया जाता है। त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए है। ए बी बी सी और सी ए है, जिन्हें क्रमशः सी ए और बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब देखो, सी ए बी और कैसे निरूपित करते हैं, इसका देखो एक यूनिवर्सल एक तरीका होता है, उस तरीके को मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, ये जो शीर्ष ए है, शीर्ष ए के सामने की जो भुजा है, सॉरी शीर्ष बी के सामने की जो भुजा है, तो बी के सामने है तो अपन छोटा बी लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल जो स्मॉल लेटर जो है उसके द्वारा इसको निरूपित करते हैं। शीर्ष बी के सामने की जो भुजा है उसको छोटे बी के द्वारा निरूपित करते हैं। शीर्ष ए के सामने की जो भुजा है उसको छोटे ए के द्वारा निरूपित करते हैं, और शीर्ष सी के सामने की जो भुजा है उसको सी के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे देखो, ये ए बी है, ठीक है, तो क्रमशः ए बी को सी ए बी नाम दिया, तो ए बी भुजा को क्या नाम दिया गया है,
सी नाम दिया गया है। तो ये ए बी भुजा देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही सी यहाँ पर आ गई है। मैंने यहाँ पर पढ़कर तो आपको बताया, लेकिन यह आया कैसे है यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम त्रिभुज के अंदर देखो इसकी भुजा, शीर्ष, कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में अपन देखते हैं। त्रिभुज के देखो प्रकार क्या होते हैं। त्रिभुज के प्रकारों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक उसकी भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। दोनों ही प्रकार में तीन प्रकार के त्रिभुज अपन देखते हैं। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो भुजाओं में देखो एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषम बाहु त्रिभुज ये होता है सलीन ट्रायंगल। इसके लीन नहीं बोलेंगे, इसको सलीन बोलेंगे, सही उच्चारण इसका। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब अपन देखते हैं कि इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या क्या ये होते हैं। तो देखो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमने देखा तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ये देखिए एक प्रतीकात्मक चित्र बना रखा है त्रिभुज का, जिसको ए बी और सी नाम दिया गया है। देखने पर हमें पता चलता है कि इन तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। सम बाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, जिसकी भुजाएं समान हो। देखिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि यहां पर ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब इनको देखो लंबाई के रूप में किस प्रकार से, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, यानी कि यहाँ पर a बराबर b बराबर c प्राप्त होता है। यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। अब तीनों भुजाओं की लंबाई समान होने पर एक विशेष कंडीशन उत्पन्न होती है। देखो वो क्या है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है तो इसके जो तीनों कोण है वो भी समान होते हैं। और वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, 36 18 180 डिग्री हो जाता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के मान बराबर होते हैं, अर्थात 60 डिग्री का होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज की विशेषता होगी और इसकी जानकारी होगी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब अपन देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, दो भुजा समान होती है उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखने पर पता चल रहा है कि इसके अंदर ये ए बी भुजा और ए सी भुजा समान है, और ये जो तीसरी भुजा है वह इन दोनों भुजाओं से अधिक लंबी अपने को नजर आ रही है। तो ये तो केवल एक इमेजिन करने का तरीका है। वास्तविकता में अगर आप नापेंगे तो अगर दो भुजाएं समान हैं तो ही हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्या कहलाता है। इसके अंदर देखो दो भुजा समान बताई गई है, ए बी बराबर बी सी। तो ये ए बी बराबर है बी ए सी, ये ऐसी ये दो भुजाएं इसमें क्या है, समान है। अब लंबाई के आधार पर कैसे, बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी। तो ए बी का मतलब हो गया सी, ए सी का मतलब हो गया बी। तो बी बराबर सी या सी बराबर बी, ये दो भुजाएं इसके अंदर क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर तीसरी भुजा ये भी बराबर हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो समझाया है वो इन दो भुजाओं को बराबर लेकर समझाया है। अपन ए बी बराबर बी सी भी ले सकते हैं, और ये जो ए सी भुजा है वो तीसरी भुजा के रूप में, असमान भुजा के रूप में हो सकती है। अब आगे देखो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोणों के मान भी समान होते हैं। तो देखो ये इसकी भुजा है, इसके सम्मुख कोण कौन हो गया, ये इसकी एक समान भुजा है, इसके सम्मुख कोण हो गया ये। तो ये दो कोण आपस में बराबर होंगे, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो कोण है वो असमान होगा। अब अपन देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब देखो असमान ही होता है, बाहु यानी भुजा, असमान भुजा। तो जिस त्रिभुज की भुजाएं असमान होती है, यानी कि इसमें तीनों भुजाएं आपको असमान मिलेगी, इसकी लंबाई अलग है,
इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है। ये एक लाइन खींचने का मतलब एक प्रकार की लंबाई है, ये दो लाइन खींचने का मतलब इसकी दूसरी लंबाई है, और ये इसकी तीसरी लंबाई है, जो एक दूसरे के समान नहीं है। अगर ये समान होता है तो दर्शाने के रूप में, जैसे मैंने ये दो लाइनें खींची, ठीक है, तो समान दो लाइनें खींची हुई है तो ये दो लाइनें समान है, ये दिखाने के तरीके हैं। और यहाँ पर देखो एक भी लाइन मैच नहीं है, एक दो तीन अलग अलग लाइनें खींची है मैंने प्रत्येक भुजा पर, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, अलग लंबाई की है। बी के सामने बी, सी के सामने सी, और ए के सामने ए भुजा की लंबाई है, यानी कि ए बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है सी के, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। देखो परिभाषा के रूप में, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि इसके अंदर कंडीशन क्या बनती है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी ए के। तो ये तीन प्रकार के त्रिभुज भुजाओं के आधार पर हमने देखे, समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं समान, विषम बाहु त्रिभुज सभी भुजाएं असमान, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा असमान होती है। और इसके अंदर देखो क्या है, ये जो सम्मुख भुजा है, समान भुजा है, उसके सम्मुख जो कोण है इन दोनों के वो बराबर होते हैं। समबाहु में तीनों कोण बराबर होते हैं और विषम बाहु में तीनों कोण असमान होते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार देखे थे, न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण कोण त्रिभुज, राइट एंगल, इसको कोण को छोड़ दीजिए। तो यहां पर जैसे ये ए बी और सी ट्राइंगल है, सबसे पहले अपन न्यून कोण को ले लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि न्यून कोण का मतलब होता है इस त्रिभुज के अंदर जो भी कोण बनेंगे, ये जो तीन कोण बनते हैं वो तीनों कोण ही आपके न्यून कोण होंगे। यानी कि न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से कम। अगर तीनों कोणों का मान अलग अलग 90 डिग्री से कम है तो वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये तीनों क्या है, न्यून कोण है। अब बात करते हैं अधिकोण त्रिभुज की। तो जैसे यहां पर नाम दे दिया ए बी सी, हम जैसे एक सीधी रेखा यहां पर खींच दे तो हम देख सकते हैं कि ये एक समकोण होता है, ठीक है। अब हम बात करें इस कोण की, तो 90 तो ये यहां पर हो ही गया, लेकिन प्लस में ये कुछ और जुड़ रहा है तो 90 से कुछ ज्यादा हो गया। और अधिकोण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि ए कोण जो है वो अधिकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, वह कोण अधिकोण कहलाता है। तो इसमें एक कोण देखो 90 से ज्यादा बन रहा है, एक कोण 90 से ज्यादा, ये तो आपका कुछ भी हो सकता है, 90 से कम ही मिलेगा आपको एक्चुअली। ये एक कोण अधिकोण प्राप्त हो गया। तो जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए परिभाषा, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण से पता चलता है कि उस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण अपने को प्राप्त होगा। समकोण का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के अंदर अपने को एक कोण 90 डिग्री का प्राप्त होगा। जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि ये अगर ए बी सी हमने नाम दे दिया तो कोण बी हमें 90 डिग्री इसके अंदर दिख रहा है। अब ये दो कोण दूसरे नाप के हो जाएंगे, लेकिन हमें तो केवल एक कोण से मतलब है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमने देखो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है, विशेषता के अंदर क्या है, समबाहु में तीनों भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। समद्विबाहु दो भुजा समान, और जो दो कोण है इनके समान भुजा के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण आपको इसमें बराबर मिलेंगे। विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं असमान होती है। कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिकोण और समकोण त्रिभुज हमने देखा है। न्यून कोण में प्रत्येक कोण आपको 90 डिग्री से कम मिलेगा, अधिक कोण में एक कोण आपको 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम मिलेगा, और समकोण में एक कोण 90 डिग्री का प्राप्त होगा। अब अगली क्लास में हम
त्रिभुज से संबंधित विभिन्न जो केंद्र होते हैं, जैसे शीर्ष लंब और लंब केंद्र और माध्यिका और केंद्रक, कोण अर्धक, अंतः केंद्र, लंब अर्धक और परिकेंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तैयार है इन चीजों को सीखने के लिए, आप तैयारी करते रहिए। आपको टॉपिक की संपूर्ण जानकारी मैं मेरे वीडियो में उपलब्ध करवा रहा हूं, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, जो कि दिव्यम क्लासेस सीकर के नाम से हैं। आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। धन्यवाद।